थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। तो देवियों सज्जनों, नया साल बस 4 ही दिन दूर है और जब भी नया साल आता है तो लोग खुद से कुछ वादे करते हैं कि अगले साल हम ये करेंगे, अगले साल हम वो करेंगे। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे भी होते हैं जो वादा तो करते हैं लेकिन खुद से नहीं बल्कि देश से। वो खास लोग वो हैं जो 24 घंटे हम सब की रक्षा करते हैं और उनका वादा होता है ये कि ऐ भारत माँ तुझे बधाई है, ऐ भारत माँ तुझे बधाई है। साल एक और गुजर गया, चेहरा समृद्धि का निखर गया, मुंह नाकामियों का उतर गया। साल एक और गुजर गया, कसम है तुझे कभी सर झुकाने न देंगे, कसम है तुझे कभी सर झुकाने न देंगे। दुश्मन की बुरी नजर तुझ तक आने न देंगे। नापाक कोशिशों पर पाक हमारा इरादा है। हम वीरों की वर्दी का यही एक वादा है। इस वर्दी पे सितारों को नहीं, हमने तेरे संस्कारों को पहना है। छोड़ दे तेरे बच्चों की फिक्र माँ, तुझसे बस हमने इतना ही कहना है। तेरे बच्चों की हिफाजत में कसम है दिन रात हम न देखेंगे। मदद करने से पहले हम अपने हालातों की न सोचेंगे। बेटियों पर तेरी अगर कोई आपदा आएगी और सताएगी, डर की परछाइयां उन्हें, कसम है हर एक मोड़ पे तब दिखेंगे उनके 100-100 भाई, उन्हें दिखेंगे उनको 100-100 भाई। उन्हें तेरे आंगन को सुरक्षित रखने का ये ठोस इरादा है। इन रगों में आज भी खून कम और देश ज्यादा है। हम वीरों की वर्दी का यही एक वादा है, हम वीरों की वर्दी का यही एक वादा। बहुत बहुत बधाई। देखो समझो, इस देश ने न जाने ऐसे कितने वीर पुत्र हैं जो अपनी जिंदगी का एक एक पल देश के नाम कर देते हैं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि केबीसी के फिनाले वीक में एक ऐसे ही भारत के वीर पुत्र यहाँ आने वाले हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स यानी यूपी पुलिस और दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर फोर्स यानी बीएसएफ को कमांड किया है। मैं चाहता हूं देवियों सज्जनों कि सम्मान भरी तालियों के साथ स्वागत किया जाए फॉर्मर डीजी बीएसएफ एंड डीजीपी असम एंड यूपी पद्मश्री प्रकाश सिंह। और सुनिए, प्रकाश जी को सपोर्ट करने आ रहे हैं वो जिन्होंने अपनी कला से देश के दिल में एक खास जगह बना ली है, जिनके जीवन का एक ही मंत्र है, फिट जीवन हिट जीवन है। पद्मश्री अक्षय कुमार। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। प्रकाश सिंह जी और अक्षय, एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है और बहुत ही गौरव की बात है। तो हम चाहेंगे आपसे बहुत सारी बातें करने की, अक्षय आपसे और प्रकाश सिंह जी आपसे। हम चाहेंगे कि पहले वहाँ आप लोग बैठ जाएं। आइए जोरदार तालियों के साथ। प्रकाश सिंह जी और अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो समझो, ये जो वर्ष है देश के लिए बहुत ही विशेष है। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और इन 75 वर्षों में हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस ने देश की शांति और सुरक्षा में अपना अतुल्य योगदान दिया है। और इसके उपलक्ष्य में यदि आप कुछ कहना चाहें। देखिए, पुलिस फोर्स और आर्म फोर्सेस जो हैं ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही, मतलब हिंदुस्तान क्या किसी भी देश के लिए ज़रूरी है, हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है।
और ख़ास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम हमारे पड़ोसी हमसे ज़रा ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो चीन हमारे लिए कुछ समस्याएं खड़ी करता रहता है, पाकिस्तान समस्याएं खड़ी करता रहता है। पूर्व में बांग्लादेश ने भी बड़ी समस्या खड़ी की थी, पर अब खैर फिलहाल वो अभी नियंत्रण में है। भारत को विशेष तौर से इतने बड़े पुलिस फोर्स की ज़रूरत है क्योंकि हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं भी बहुत गंभीर है। प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पुलिस फोर्सेस का जो मतलब क्या क्या है उसके अंदर, मतलब कौन से यूनिट्स आते हैं? देखिए, ऐसे हिंदुस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर राज्य की अलग अलग पुलिस है। इसके अलावा कुछ केंद्रीय पुलिस बल है जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कहते हैं। 3 तो सीमा की सुरक्षा के लिए बने हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। उसके अलावा एसएसबी है जो भूटान और नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा करती है। असम राइफल्स है जो म्यांमार बॉर्डर को देखती है। अलावा उसके कुछ विशेष कार्यों के लिए अलग अलग संगठन हैं, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों की और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी देखती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जो वीआईपी सिक्योरिटी और एंटी टेररिस्ट ड्यूटीज़ में आती हैं। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और अन्य दल हैं। इसके अलावा कुछ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इत्यादि। बहुत सारी फोर्सेस जो हैं एक साथ काम कर रही है हम सबको सुरक्षित रखने के लिए। प्रकाश जी और चर्चा करेंगे इसके ऊपर प्रकाश जी, और अक्षय आपसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। और हम जानते हैं कि आप दोनों जो हैं किसी एक बहुत ही नेक काज के लिए खेल रहे हैं। जितनी भी धनराशि आप दोनों जीतेंगे वो इस नेक काज में जाएगी। तो हमारी जो सबसे पहली प्रथा होती है कि जो कंपेनियन आप लाए हैं अपने साथ प्रकाश जी, उनका परिचय करवा दिया जाए। जी, तो किसे लाए हैं आप आज? मेरी पत्नी सावित्री सिंह आई हुई हैं। जी, प्रणाम करता हूँ आपको सावित्री जी, और स्वागत इनका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं। मेरा छोटा बेटा आया हुआ है और मेरे बेटे की पत्नी है और ग्रैंडसन है। जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका भी स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑलराइट, पूरा परिवार आ गया है आज कार्यक्रम देखने। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, खेल की ओर बढ़ा जाता है प्रकाश जी। तो इस समय बता दें कि आप दोनों इस समय स्पॉटलाइट पर हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। केवल आपका ध्यान जो है हम बता दें, जो हमारी 3 लाइफलाइंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता जो बैठी हुई है इनसे आप वोटिंग करके प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरी है 50-50। जब आप ये लाइफलाइन लेंगे तो उन 4 विकल्पों में से 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाते हैं। तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, यानी कि 3 नाम आप दोनों ने दिए होंगे जिनसे आप बात करके उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। वो है तीसरी लाइफलाइन। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आप दोनों के सामने। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या मुंबई में सड़क किनारे मिलने वाली भुर्जी की मुख्य सामग्री होती है? ट्रेडिशनली which of these is the main ingredient of roadside भुर्जी in Mumbai? ऑप्शन सुनिए। A मैंगो, B ब्रिंजॉल, C फिश, D एग। आम, बैंगन, मछली या अंडा? डी बताइए। डी जी, अंडा। क्या करें इसको? लॉक कर दें। डी पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। खाली बच्चा जोरदार करा। शायद प्रकाश जी आपको पता ना हो, लेकिन अंडा भुर्जी जो है इनको मालूम होगा बहुत। अब ये बम्बई के रहने वाले नहीं, हम लोग सब नहीं, ये बहुत ही प्रचलित एक पकवान है। अच्छा, आपने सुना भुर्जी का नाम सुना? नहीं, मैंने तो नहीं सुना था। नहीं सुना। अच्छा, ठीक है। ज़्यादा करके मुंबई में होती है वो। बस 6-7 अंडा लिया, उसको फेंट दिया, जो कुछ डालना है डाल के उसको बना के फटाफट। रेसिपी भी मालूम हो गई। सर ये बहुत अच्छे कुक भी हैं। अभी धीरे धीरे इनकी बहुत सारी खूबियां निकलेंगी बाहर। जी, ओके, और इसी तरह आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न के ऊपर। रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वस्तु पर कलाकार चित्रकारी करते हैं और जिसका उपयोग स्कूल के जूतों को बनाने में भी किया जाता है? Which of these materials on which artists paint is also commonly used to make school shoes? ऑप्शन सुनिए। A पेपर, B कैनवस, C सिल्क, D सीमेंट। कागज, कैनवस, रेशम या सीमेंट?
बी कैनवस को लॉक किया जाए। बी कैनवस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कैनवस शूज तो हम सब ने स्कूल जाते हुए पहने होंगे और एक कलाकार कैनवस पे है जो पेंटिंग करता है। ऑलराइट, तो प्रकाश जी, ये जो अभी अक्षय आपसे एक सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस फोर्स में इनकी संख्या कितनी है? पुलिस फोर्स जो राज्य की पुलिस फोर्सेस है, इनकी संख्या आज की तारीख में करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख करीब है। जी जी, 20 ऐसे लाख। स्वीकृति जो इनकी है ये करीब 26 लाख की है। और ख़ास बात यह है कि देखिए, ये स्वीकृतियां तो कोई 5 साल पहले हुई, कोई 10 साल पहले हुई, और तब से जनसंख्या बढ़ गई, समस्याएं और विकराल होती जा रही हैं। हाँ। तो स्वीकृतियों को बराबर रिव्यू करने की ज़रूरत है। और वर्तमान में अगर शायद देखा जाए तो स्वीकृतियां शायद 30 लाख से ऊपर की ज़रूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में। और मतलब कमाल की बात है, देखिए हम किस तरह की ड्यूटीज़ दे देते हैं। एक केवल एक उदाहरण दूंगा, जैसे कुंभ मेला अभी आप इलाहाबाद में हुआ था 2019 में। उसमें कहा जाता है कि 49 दिन के 49 डेज़ के पीरियड में कुल मिला के कहा जाता है, ये सरकारी फिगर है, कि करीब 24 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, नहाकर चले गए। और मौनी अमावस्या के दिन जो खास बेदिंग डे होता है, जी, जी। उस दिन अकेले केवल 5 करोड़ लोग थे। अब सोचिए, 5 करोड़ आदमी एक स्थान पर आते हैं और गंगा जी में नहाना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग संगम में ही नहाना चाहते हैं। जी जी। उनको कैसे चैनल करके ले आए, नहाएं और उसके बाद नहा के उनका ऑर्डरली डिस्पर्सल करें। एक बहुत बड़ा, इट्स ट्रेमेंडस एक्सरसाइज, बहुत बड़ी अभियान है जो यूपी पुलिस करती है। इसी तरह मतलब किसी भी क्षेत्र में जाइए, माओवादियों से लड़ना हो, कश्मीर में समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, समस्याओं का अंबार है। ये कुंभ मेला की आपने बात की, और ऐसा माना जाता है जो पिछला कुंभ मेला हुआ, इसका जो मैनेजमेंट है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं अभी, ये अद्भुत थी सर। मैं बताऊं सर, मैं इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाता हूं और विदेशी अधिकारियों के सामने जब मैं कुंभ मेला की भीड़ की बात करता हूं तो वो एकदम सोचते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। जी, पहले तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग एक स्थान पे एकत्रित होकर नहाते हैं, यही बात सुन उनको बड़ी अजीब लगती। फिर इसका आप इंतजाम कैसे करते हैं? प्लानिंग तो छोड़ दीजिए, कल्पना से ही बाहर है। जी। अक्षय, आप कभी गए हैं कुंभ मेला? जी, मैं एक बार गया था। ओ, एक बार गए हैं आप? हाँ, मौका मिला था, चुपचाप चला गया था, चुपचाप जाके वापस आ गया। ये चुपचाप गए थे? क्यों, मैं चुपचाप नहीं जा सकता? नहीं, जा सकते हैं सर, लेकिन आप कई जगहों पे चुपचाप जाते हो, हम नहीं जा सकते कहीं। नहीं, हम तब की बात कर रहे हैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम इंडस्ट्री में आए नहीं थे। लेकिन आप कब गए, जब आप इंडस्ट्री में थे? नहीं, इंडस्ट्री में नहीं। हाँ, तो दूसरी बात है। वहाँ की एनर्जी कुछ अलग हो जाती है, अलग, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कोई भपका आया जी, है। बिल्कुल जो एनर्जी लगती है सबके सब, जब हम बैठे होते हैं वहाँ, सब नहाते हैं, ओम नमः शिवाय, सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, नागाज आ रहे हैं, बहुत अच्छा सारे आ रहे हैं। वातावरण होता है। ओके, अब चलते हैं आगे। इस खेल में तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य है इसका 3000 रुपए। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी राष्ट्रीयता एक मार्शल आर्ट्स फॉर्म मुए डैश का नाम पूरा करेगी? विच ऑफ दीज नेशनैलिटीज कंप्लीट्स द नेम ऑफ द मार्शल आर्ट्स फॉर्म मुए डैश? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कोरियन, बी वेल्श, सी थाई, और इज इट डी डच? कोरियन, वेल्श, थाई या डच? सी, थाई। सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वो थाई, थाईलैंड से आया एक मार्शल आर्ट्स है जिसे थाई बॉक्सिंग भी कहा जाता है। इसमें हाथों से ही नहीं, पैरों से भी अटैक कर सकते हैं। और इनसे बेहतर और कौन होगा जो इसके बारे में इनको जानकारी हो, और इसका उदाहरण भी ये अपने सारी फिल्मों में करते हैं। अक्षय, जैसे कि सब लोग जानते हैं और मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन हमारी जनता और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो शायद ना जानते हो कि बहुत सी आपने क्लासेस शुरू की हुई हैं महिलाओं के लिए। पहले तो ये बताइए कि ये ख्याल आपको कैसे आया, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आप ये क्लासेस को शुरू कर रहे हो, कैसे? 2012 में 16 दिसंबर को वो निर्भया केस हुआ था। जी जी। तो उसके बाद 2013 में मैंने वुमेन सेल्फ डिफेंस क्लासेस खोली थी। तो मेरा ये तरीका था कुछ कर दिखाने का, कुछ कर देने का। कई कई जगहों पे खोले, मुंबई में, थाने में, सूरत में, नवसारी में, उदयपुर, सिलगुड़ी, सब जगह पे मैंने क्लासेस खोली। आज 10 साल हो गए हैं, करीबन 90
90,000 women we have trained them 90,000 महिलाएं ट्रेनिंग कर रही हैं। Yeah. क्या बात, and that also free of cost. बहुत अच्छी बात कही है। हमारे टूर्नामेंट्स भी होते हैं सर। मैं पूरे के पूरे इंडिया के करीबन 5,000 ब्लैक बेल्ट्स को मैं एक जगह बुलाता हूं और उनका कंपटीशन होता है। ओह, ओके। फिर उनको सर्टिफिकेट मिला जाता है, मेडल दिया जाता है और सर मैं उनको कैश प्राइज भी देता हूँ Okay. उनको, बिकॉज घर में जब वो चेक लेके जाते हैं घर पे अपने माँ बाप को देते हैं तो वो मुझे मालूम है कि मैंने जब कंपटीशन जीता था तो मुझे भी पैसे मिले थे, तो मेरे माँ बाप ने मुझे बोला मेरे कार को कमाऊ पुत्र आया है कमाऊ पुत्र आया है। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, बुरा मत मानिएगा। जी तो कोई ऐसी टेक्निक आप अभी यहाँ हमको दिखा सकते हैं जो कि हमारी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो समझ सकें कि आप क्या सिखाते हैं उनको? हाँ, मैं जरूर सा बता सकता हूँ। बेसिकली जब एक लड़की का, एक औरत का सामना किसी आदमी से हो जिसके इंटेंशंस गलत हो, तो दिमाग में क्या हो जाता है, वो औरत शी फ्रीजेस। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे क्लासेस में समझाता हूँ कि डोंट फ्रीज, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। जी। सो वी टीच देम कि सबसे पहले, जैसे अभी मैं किसको बुलाना चाहूंगा, कौन आना चाहेगा यहाँ? उदाहरण के तौर पे कोई आ सकता है? आ जाइए आप, आ जाइए आप। सो जैसे कि अभी ये रात को लड़की चल रही है, तो समझो दो लड़के आए। अच्छा, यहाँ दीवार है, तो एक वहां से आया, एक यहां से आया, तो आप क्या करोगे? पकड़ लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे ना साइकोलॉजिकली आदमी क्या करता है कि ऐसे हो जाता है, तो वो दीवार की तरफ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्लाना, जितना जोर से हो सके चिल्लाओ, बिकॉज जो आदमी आया है वो भी एक्चुअली डरा हुआ है। तो आप सबसे ज्यादा जरूरी है चिल्लाना और चिल्ला के उस तरफ भागना। समझो मैं आया, आप भागो, चिल्ला के भागोगे जोर से। रेडी रेडी, कम कम। ये देखिए, ये आप लोगों को मजाक लगेगा, बट एक्चुअली चिल्लाना इज द वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ डिफेंस। दूसरा इज ऑब्जर्वेशन। जब आप रात को अकेले चल के जा रही हैं, आपको पता है कि सुनसान इलाका है, आपको हमेशा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए कि आप जहां चल रही हैं, यहां एक खिड़की है, यहां एक दरवाजा है, वहां ईंट पड़ी है, यहां पे लकड़ी है। तो आपको नोट करते हुए जाना है। ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज अनदर वे इंसान को, मतलब दैट एक्सरसाइज। सो जब आप चलते हो, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा ऑब्जर्वेशन रखना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं। प्रकाश सिंह जी और अक्षय, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आ गया है चौथा प्रश्न। रेडी? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम फिल्म निर्माता भाई अब्बास मस्तान का नाम पूरा करता है? Which of these names completes the name of the filmmaker brothers Abbas Mastan? ऑप्शन सुनिए। ए बर्मा वाला, बी बाटली वाला, सी स्क्रू वाला या डी कुआजरे वाला? सर ए बर्मा वाला लॉक। ए बर्मा वाला लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब्बास मस्तान बर्मा वाला, ये एक निर्देशक की जोड़ी है और जिन्होंने खिलाड़ी और बाजीगर जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। और अक्षय, आपने भी काम किया होगा उनके साथ। बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई हैं और बहुत ही सुपरहिट फिल्में बनाई हैं उन दोनों भाइयों ने। चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब 5वां प्रश्न आएगा। ये खेल का पहला पड़ाव है। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महाभारत में भगवान इंद्र ने अलग वेश धारण करके किसके कवच और कुंडल मांगे थे? इन द महाभारत, लॉर्ड इंद्र disguised himself and asked whom for his kavach and kundals. A. अर्जुन, B. कर्ण, C. दुर्योधन या D. भीम? कर्ण, बी कर्ण को लॉक किया जाए। B. कर्ण पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कर्ण के कुंडल उन्हें अजय बनाने में सहायक थे। कर्ण ने कभी भी याचकों को ना नहीं कहा था, इसलिए अर्जुन का पक्ष लेने वाले भगवान इंद्र ने कर्ण से उनके कुंडल और कवच भी मांग लिए। प्रकाश जी, आपसे बहुत सारी जानकारी हम जानना चाहेंगे। एक बहुत ही प्रथम भूमिका आपने निभाई है आतंकवादियों से लड़ने की, टेररिज्म के खिलाफ। जब टेररिज्म की बात आती है तो आप बता सकेंगे हमें कि बहुत सबसे ज्यादा जिसमें आपको चैलेंजिंग लगा, आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आई भारत को लेकर? देखिए, ऐसे आतंकवाद से तो कुछ भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जी, एक न एक क्षेत्र जहां आतंकवाद से प्रभावित थे, मेरी पोस्टिंग एक के बाद एक होती रही और मेरे जीवन के करीब 12 वर्ष ऐसे ही क्षेत्रों में मेरी नौकरी बीती। पर आतंकवाद की दृष्टि से सबसे भयंकर स्थिति का जो मुझे सामना करना पड़ा और जहां मुझे ऐसे अनुभव हुए जिसको मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, वो रहा पंजाब में। 87 to 91 का वो पीरियड ऐसा था जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था और अभी मैं नया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंडक्ट हुआ था और मैं एक जूनियर आईजी था। पर पंजाब जल्दी लोग जाने को नहीं तैयार होते और मेरी ये था कि भाई इनको जहाँ भेजोगे चले जाएंगे। तो मुझे बुला के डीजी ने कहा कि भाई हमें पंजाब में एक आईजी चाहिए और हम समझते हैं कि तुम उसके लिए उपयुक्त रहोगे। तो मैंने पंजाब के लिए हाँ कर दी। पंजाब में गया मैं 4 साल मैं पूरा एक संघर्ष में, पता दिन रात हमेशा बस लड़ाई ही थी। यूँ समझिए कि जब मैं बीएसएफ कैंपस जलंधर से बाहर निकलता था तो मन में हमेशा एक भावना, एक बार ये आता था ख्याल कि मैं वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। बहुत से लोग जिन्होंने पंजाब का आतंकवाद नहीं देखा वो उसकी गंभीरता का अंदाज भी नहीं लगा सकते। पर खैर ईश्वर की दया रही और हम लोगों ने संघर्ष करते रहे। उस समय बड़ी भारी समस्या ये थी कि पंजाब से पाकिस्तान जाते थे, वहाँ उनको ट्रेनिंग मिलती थी, फिर हथियार, रसद, गोला बारूद लेके हिंदुस्तान आते थे और यहाँ पे एक आतंक मचाते थे। ये समस्या इतनी गंभीर, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा था कि भाई प्रकाश, ये आतंकवाद कम नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा कि भाई ये तो पाकिस्तान जाना बंद करो कैसे। मैंने कहा भाई देखो, एक इंच पे ज़मीन पे तो बीएसएफ के जवान लग नहीं सकते, उनके हमेशा नाका के बीच में फासला होता है और रात को कब कौन किधर से निकल जाए पता नहीं चलता। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा कि इसकी तारबंदी की जाए, फेंसिंग की जाए जी। और ये प्रस्ताव मैंने सिद्धार्थ शंकर रे थे गवर्नर, उनके सामने रखा। उन्होंने चिदम्बरम साहब के सामने रखा जो मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी थे और सबको ये बात पसंद आई कि हाँ यहाँ फेंसिंग लगाई जाए। फिर उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि फेंसिंग के डिज़ाइन बनाओ, वो CBWD से हम बनवाएंगे। हम सब लोगों ने जो बैठ के विचार विमर्श किया और फिर हम लोगों ने अपनी डिज़ाइन खुद बनाई, जो मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि वो उस समय जो फेंस उस डिज़ाइन के अनुसार बनी, वो उस समय दुनिया की सबसे अच्छी फेंस थी। शायद ये तस्वीर है हमारे पास, ये देखिए। अच्छा, ये मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे प्राइम मिनिस्टर, उनको मैं फेंसिंग दिखा रहा हूँ क्योंकि उस समय सब लोग आते थे देखने कि आखिर क्या चीज़ खड़ी की गई है। मेरे ख्याल में इस फेंस के बनने का परिणाम ये हुआ कि एक्सफिल्ट्रेशन यानी पाकिस्तान जाना और इन्फिल्ट्रेशन हिंदुस्तान लौटना, दोनों ही ऐसा तो नहीं कि एकदम बंद हो गया, पर जहाँ अगर समझिए कि 100 होता था वहाँ अब 5-10 पे आ गया। तो आतंकवाद की लौ धीरे धीरे अपने आप कम होती गई और 1991 में जब मैंने पंजाब छोड़ा, उस समय तक मतलब हार्डकोर टेररिस्ट की संख्या 350-400 थी, वो कद 100 के नीचे आ गई थी। जब 100 के नीचे आ गई तो हमने समझा कि अब हम लोग मैदान जीत जाएंगे। जी। मतलब पंजाब में आतंकवाद को रोकने में जो भी मेरी भूमिका रही, उसी के लिए फिर मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। अक्षय, आप कभी गए LOC, लाइन ऑफ एक्शन? जी मैं गया हूँ। आप गए हुए हैं? जैसलमेर वाले दूर से देखा था मैंने। तो सब तैनात थे, ऊँट पे चल रहे हैं लोग, मतलब कमाल की फेंसिंग बनी हुई है। वन ऑफ द बेस्ट फेंसिंग इज डन देयर। ओके, चलिए खेल की ओर अब ध्यान देते हैं। प्रकाश सिंह जी, अब आ गया है छठा प्रश्न और खेल के नियमों के अनुसार अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए
आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस गीत के गायक को पहचाने, आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना सुन लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए मोहम्मद रफी, बी किशोर कुमार, सी मुकेश या डी भूपिंदर सिंह। सी मुकेश लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। सी मुकेश पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये गाना फिल्म आनंद का है, इसे आप जानते होंगे, जिसका संगीत सलील चौधरी जी ने दिया था और इसे लिखा था योगेश जी ने। ये फिल्माया गया था राजेश खन्ना जी पर, जो कि इनके फादर इन लॉ। बहुत सुंदर फिल्म थी सर ये, और मुझे उनके साथ काम करने में बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, उनके जैसा सुपरस्टार हमारे भारत में पैदा नहीं हुआ अभी। क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग, उनके लिए जो जिस तरह से उनके ख्याति मिली थी उनको, अद्भुत सर। ऐसी ख्याति आज तक किसी को मिली नहीं है। अक्षय, एक चीज़ हमने देखी है आपके व्यवसाय में, ख़ास तौर से जिस तरह के आप निर्णय लेते हैं कौन सी फिल्म की जाए। प्रकाश जी, आप शायद ने देखा हो इनकी फिल्में, जितने भी हाल ही में बहुत सी ऐसी फिल्में की हैं अक्षय ने, जो एक समाज के प्रति कोई एक बात हो जिसमें ये सुधार ला सकें, या कोई समाज के लिए कोई संदेश हो, उस तरह की फिल्में इन्होंने की हुई हैं। लेकिन फिल्म करने के बाद ये उस कॉज के साथ जुड़ भी जाते हैं। अक्षय, बताएंगे आप हमें कुछ इसके बारे में? ऐसा हो जाता है कि जैसे शौचालय पे मैंने फिल्म की थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। फिर उसके बारे में इतनी सारी जानकारियां शुरू हो जाती हैं। जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं तो इतने सारे इंसिडेंट आ जाते हैं, इतने सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। फिर उसके बाद वो कॉज अपना लगने लग जाता है। फिर वो एक फिल्म नहीं रहती, वो ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के साथ ऐसा हो रहा है। औरतों के लिए शौचालय नहीं है। हमारे देश में कई जगह हैं जहां सोचते हैं कि शौचालय नहीं होना चाहिए, घर पे नहीं होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो पता चलना शुरू हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि यार ये एक फिल्म नहीं रही, इसके साथ मन करता है जुड़े रहो। चाहे फिर वो सैनिटरी पैड हो। सैनिटरी पैड के साथ जब पैडमैन मैंने की तो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए जो याद रह गए। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको सुन के आदमी का दिमाग एकदम गायब हो जाता है। मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। मेरी नीस के घर पे उसकी फ्रेंड आई थी रहने के लिए 3-4 दिन के लिए। तो जब मतलब ऐसे बातचीत में पता चला कि बिकॉज उनके घर में एक बड़ी पूजा चल रही थी एंड हर पीरियड्स वर ऑन, सो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा तू जाके कहीं और रह ले, कि अपने फ्रेंड्स के पास रह ले। सो एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन मुंबई। सो इट इज सच अ ह्यूज टैबू। मैं ये कहूँ, पहले जो बात उठाई थी ना अक्षय, कैसे कॉज से जुड़ जाते हैं, इसके माने ये केवल एक्टिंग नहीं करते हैं, जो भूमिका दी जाती है उसमें जीते हैं ये, और तभी इसीलिए कॉज से जुड़ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। ओके, अब ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। प्रकाश सिंह जी और अक्षय कुमार, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1961 1961 से 1989 तक 1989 तक कौन सा शहर दो देशों को अलग करने वाली एक दीवार से विभाजित था? From 1961 to 1989, which city was divided by a wall that separated two countries? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. बर्लिन, B. हैनोई, C. काबुल या D. निकोसिया। ये बर्लिन को लॉक किया जाए। ए बर्लिन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1961 में 1961 में पूर्वी जर्मनी ने एक बैरियर का निर्माण किया जिससे बर्लिन वॉल कहा जाता है, और इससे पूर्वी जर्मनी के लोगों को पश्चिम बर्लिन और पश्चिम जर्मनी तक पहुंचने से रोक दिया गया था। और फिर जाकर के, जैसे कि आपको मालूम होगा, ऑलमोस्ट 1989 में जाकर के वो वॉल तोड़ी गई। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
1965 में स्थापित किस अंग्रेजी रॉक बैंड के कुछ प्रचलित गाने टाइम, मनी और कंफर्टेबली नम हैं? Which English rock band formed in 1965 has hit songs like Time, Money and Comfortably Numb? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने. A. Led Zeppelin, B. The Rolling Stones, C. The Beatles, D. Pink Floyd. Time, money and comfortably numb. Sir, D. Pink Floyd lock किया जाए. D. Pink Floyd, श्योर है? जी. लगा दें ताला? जी. D पे ताला लगाया जाए. Well played, is the right answer. मुझे याद है, मैं सुना करता था. पिंक फ्लॉयड को सबसे अद्भुत रॉक बैंड में से एक माना जाता है. उन्होंने कई शानदार एल्बम्स दिए हैं, जैसे कि डार्क साइड ऑफ द मून, Dark Side of the Moon. विश यू वर हियर और द वॉल. बहुत सुंदर बैंड सर. आपने लाइव कभी सुना है इनको? जी, लाइव नहीं सुना. ओहो हो सर, मैंने एक बार सुना उनको लाइव वेनिस में. ओके. बहुत सुंदर परफॉर्मेंस है. वेरी वेरी पॉपुलर बैंड. ओके, अभी कुछ कहना चाह रहे थे आप? ऐसा है कि मैं आपको ख़ास तौर से इस बात के लिए बधाई और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कई फिल्मों में आपने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है. जी, जी. जैसे खाकी में और अन्य फिल्मों में. और उन फिल्मों में आपका जो आपने जिस तरह से एक्टिंग की इतनी प्रभावशाली थी कि बहुत लोग पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए उनको प्रेरणा मिली उससे. और बहुत से आपके फेमस डायलॉग्स भी हैं पुलिस अधिकारी की हैसियत से और अदरवाइज भी. एक आपका डायलॉग बहुत मशहूर है डॉन फिल्म में. जी. वो डायलॉग मैं समझता हूँ अगर आप आज के मौके पे बोल दें तो बड़ा मान्यवर वो डायलॉग बोल देंगे तो पुलिस के खिलाफ जाएगा. कोई बात नहीं. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. बहुत बढ़िया डायलॉग है. आपको इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. और पहले पुलिस पकड़ पाई हो या ना पाई हो, पर आज तो पकड़ लिया. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्रकाश जी. आइए, बिग हैंड फॉर प्रकाश सिंह जी. सर, इनके पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस है, लेकिन कभी आप किसी के पीछे पड़े हो? आप किसी कोई डॉन के पीछे या किसी के पीछे? देखिए, डॉन के पीछे तो नहीं, पर आतंकवादियों के पीछे मैं बराबर पड़ा रहा और उसका नतीजा ये रहा कि आतंकवादी मेरे पीछे पड़ गए. हाँ. एक घटना बताऊंगा संक्षेप में ही. मैं नागालैंड में था और उन दिनों नागा विद्रोही पहले तो पाकिस्तान अपनी फौज भेजते थे वहाँ से ट्रेनिंग और हथियार लेने के लिए. बाद में जब 71 में वो आज़ाद हो गया और बांग्लादेश बन गया, तो फिर उन्होंने चीन भेजना शुरू किया. और मुझे याद है करीब एक गैंग गया था करीब 350 नागा विद्रोहियों का, यूनान प्रोविंस चाइना. और ये लोग वहाँ करीब साल भर रहे और ट्रेनिंग करके हथियार लेके बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर ये आए. आने में इतनी होशियारी की कि नागालैंड में एकदम पूरी फौज नहीं घुसी. कहीं से 5 आदमी घुसा दिए, कहीं से 8, कहीं से 10. इसलिए फौज और आसाम राइफल्स वगैरह इनको बॉर्डर पर नहीं इंटरसेप्ट कर पाए. पर नागालैंड में घुसने के बाद ये एक जगह हाइड आउट में अपने चले गए. अच्छा, सबको मालूम था कि नागा विद्रोही आ गए हैं और ये कहीं कैंप कर रहे हैं, पर कहाँ कैंप कर रहे हैं किसी को पता नहीं. अब भारत सरकार भी परेशान. तो वहाँ GOC 8 माउंटेन डिवीज़न कोहिमा के पास होते थे. उन्होंने मुझे बुलाया कि प्रकाश, आई वांट इंटेलिजेंस अबाउट दैट. तो फिर मैंने अपने सोर्सेज को लगाया. 1 महीने में सारी जानकारी मुझको मिल गई कहाँ हैं. और फिर मैंने अपने सोर्स के द्वारा गाइड्स भी ले लिए. फिर जनरल रॉली थे उस समय 8 माउंटेन डिवीज़न. तो उन्होंने जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, मैंने कहा सर गाइड्स भी मैं दूंगा. तो उन्होंने पूरी एक ब्रिगेड डिप्लॉय किया. तो उन्होंने कहा इसको तो मैं अटैक करूंगा. अटैक किया उन्होंने और उस अटैक में चाइनीज़ हथियार पहली बार हमको मिले और चाइनीज़ लिटरेचर मिला. चाइनीज़ लिटरेचर मतलब चाइना में जो इन्होंने सीखा है वो सिखलाई इन्होंने
सब जो डायरीज में नोटेड थी, चाइना में हमें क्या सिखलाई गया है वगैरह वगैरह, वो डायरीज मिली। और 22 नागा विद्रोहियों को भी पकड़ लिया गया। और इस घटना के बाद नागा विद्रोहियों को ये बात बड़ी खटकी कि हमारा सीक्रेट कैंप कैसे आउट हो गया, यहाँ पे फौज कैसे हमारे पास तक पहुँच गई और हमको अटैक किया। अब उन्होंने भी, उनके भी सूत्र होते हैं, उन्होंने सब पता करना शुरू किया। मालूम किया कि सब प्रकाश सिंह इसके सूत्रधार हैं। तो उन्होंने कहा अब इस आदमी को छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने उन दिनों नागा विद्रोहियों का एक संगठन था, उसको कहते थे नागा फेडरल गवर्नमेंट। नागा फेडरल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने एक आहजा निकाला। आहजा माने एक आदेश। उन्होंने निकाला कि ये प्रकाश सिंह ने यहाँ इस कैंप पे हमारे पे अटैक करा था, अब ही हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। अच्छा, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा था कि उनके ये ऑर्डर इशू करने के एक हफ्ते के अंदर हमको उसकी कॉपी मिल गई। फिर मैंने भारत सरकार को तुरंत मैसेज भेजी कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये आपकी सूचनार्थ है। भारत सरकार में लोग परेशान हो गए और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा तुम पहली फ़्लाइट लेके दिल्ली आओ। तो दिल्ली में गया, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने इसी तरह बैठा हुआ था। उन्होंने कहा प्रकाश, इन परिस्थितियों में तुम नागालैंड वापस मत जाओ, मैं तुम्हें पोस्टिंग दे रहा हूँ, कल यहीं ज्वाइन कर लो IB हेडक्वार्टर्स में। मुझे करीब 3.5 साल हो गए थे। मैंने कहा तो सब मेरा टर्म ख़त्म होने वाला है। मुझे ये लगा कि मैं चलाऊंगा तो ऐसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मुझे बराबर ये बात खटकेगी कि प्रकाश तुम डर गए थे और इसलिए तुमने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये फीलिंग मेरे लिए असह्य थी। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपना टर्म पूरा करके आऊँगा, जो खतरा होगा देखा जाएगा, ईश्वर की इच्छा है। वापस जाके मैं 4 महीने और रहा और इट वॉज अ कैट एंड माउस गेम। They were chasing me, I was dodging them. Every day I moved to a different location. Nobody knew my location except my boss. I was using separate code words for every day. मैं रोज़ दफ्तर जाता था या कहीं भी था, जहाँ भी रहता था, तो ये सोचता था कि भाई आज का दिन सही सलामत गुजरेगा कि नहीं। वो मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक पीरियड था मेरे जीवन का। और मैंने पत्नी को नहीं बताया था, बच्चों को बताने का सवाल ही नहीं, वो छोटे छोटे थे। तो वो एक ऐसा अनुभव था जो मतलब 3-4 महीने तक मेरे ऊपर दिमाग पे इतना प्रेशर था कि मैं बता नहीं सकता। किसी के दिमाग पर भी सर ये तो बहुत ही खतरनाक है कि आपका डेथ वारंट निकला हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसे बट पढ़ मैं रहे ये हो किस सोच तरह रहा से हूँ कि आपकी वाइफ पीछे बैठी है। जी मैडम, आप पे क्या गुजरती थी जब ऐसा सब कुछ हुआ? हमारे हस्बैंड ने तो बताया नहीं था मुझे, लेकिन रोज कहीं जाते थे तो इनके गाड़ी के नंबर बदल जाते थे और ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे लगता था कि किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ खतरनाक जगह है। तो मुझे थोड़ा सा तो आभास था कि इनके ऊपर ऐसा बीत रहा है, लेकिन मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये सब जो कुछ होना है वो तो भगवान के दया से होता है। तो हम भगवान पर मेरा बहुत विश्वास है, इसलिए अगर भगवान ऐसा चाहेंगे तो ज़रूर होगा, नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं। बिल्कुल सही है। आप देश के लिए काम कर रहे हैं सर जी। और हम लोग आज यहाँ सब सुरक्षित इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने देश के लिए काम किया है। जो आपके बगल में बैठे हैं भाई साहब, ये भी खतरों से कम खेलने वालों में से नहीं है, मशहूर खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा। और बहुत बड़ी हमारी शिकायत रहती है। 1-2 फिल्मों में हमने इनके साथ काम किया है जहाँ पर कुछ ऐसे स्टंट्स किए हैं जहाँ आम तौर पर करना नहीं चाहिए इनको। स्टंटमैन होता है, वो कर देगा, क्यों तुम कर रहे हो ऐसा? सर ये बहुत ही नटखट हैं इंसान, कुछ भी हो ये खुद ही करेंगे। और सर एक बात बताएं, भाई साहब जहाज के ऊपर चढ़ गए थे। जहाज के ऊपर? जहाज जी। भाई साहब आप बताएंगे हमको ये कैसे किया आपने? कर लिया सर, अब नहीं करूँगा। बस उस वक्त कर लिया सर, हो गया जो हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपका विवाह हो चुका था उस समय? नहीं हुआ था ना? सर मैं यही जानना चाहता, बट अक्षय ये पागलपन है सर। ये नहीं, बिल्कुल पागलपन है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सर, ये पागलपन भी नहीं है, बेवकूफ़ी है सर। लेकिन क्या, बस उस वक्त जोश था। आपने भी कितने स्टंट किए? नहीं सर, हमने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत प्रिकॉशन के साथ हम करते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेलीकॉप्टर से लटके हैं और
उसमें तार वार से बांध देते हैं, आपको बेल्ट होती है तार के साथ, और ये हेलीकॉप्टर का डंडा होता है नीचे, उस पर तार लगा होता है, तो उसको पकड़े रहते हैं सर। कभी कभी क्या होता है सर, उसकी गलत चीज़ हो जाती है उसमें। हवाई जहाज जब टर्न करता है ना सर हवा में, तो जी फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाता है, जी तो फोर्स ऑन योर बॉडी। जी जी। तो उसने समझाया कि थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, उसको आपको सहना पड़ेगा। ओके। और जब कभी भी आपको कोई संकट हो, आपको लगे कि तकलीफ आ रही है, तो दोनों पाँव आप ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे 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 घुमा लीजिएगा, तो वो हमको इंडिकेशन मिलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, हम लैंड कर जाएंगे। सर चले तो गए हम ऊपर, और जैसे ही उसने टर्न मारा सर, वो तार टूट गया। अब हम उसको अपने बल से पकड़ के लटके हैं, और ऐसे ऐसे सर न जाने कितनी बार हमने टांग हिलाया, पायलट हुआ सुना ही नहीं, उड़ता चला गया। तो कई बार ऐसा होता है सर कि स्टंट करने जाते हैं और हम अपनी ही गलती से गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, हाउ डिड ही डू इट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक? आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। पता नहीं उस वक्त कैसे हो गया, वह जय माता दी बोल 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 के वहां से वहां चले गए। बेवकूफ़ी ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगा आप में से कोई भी इसको कोशिश करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम जो भी करते हैं इसका काफ़ी प्रिकॉशन लेके करते हैं। प्लस एक जुनून था, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोई आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन एक्टर फर्स्ट, आई कॉल माई सेल्फ अ स्टंट मैन फर्स्ट एंड देन एन एक्टर। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस ऑल माई लाइफ। जैसे मैंने कहा था कि बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स आई हैव प्लेड इन माई लाइफ, so I've kept myself agile only all the time. लेकिन सर एक बात बताएं आपको, एक और, पता नहीं अक्षय आप इसके साथ सहमत है कि नहीं, कभी कभी एक्टर्स में ये एक बात ज़रूर आती है कि चलो इसमें ख़तरा है कि चोट लग सकती है, तो बजाय इसके कि स्टंटमैन को चोट लगे, हमें लग जाए, क्योंकि हमारी वजह से उसको चोट लगने वाली है। Today you'll be happy to know कि हमारी stuntman association में everybody has been insured. हाँ, been insured. They're all insured now. ऑलराइट, अब आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के प्रथम श्रम मंत्री और 1952 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के लिए कौन सी उपाधि समान है? What honorific connects India's first labor minister and the captain of the Indian men's hockey team at the 1952 Olympics? Option 3. A. दादा, B. सरदार, C. बाबू या D. बहादुर? बोल दें या अभी कुछ विशेष कंसेप्ट? नहीं, दादा तो था नहीं, सरदार बाबू हो सकते हैं। केडी सिंह बाबू हिंदुस्तान के मशहूर प्लेयर थे हॉकी के, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर एंड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। एंड द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू कौन थे? हॉकी तो अगर आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं, कंफ्यूजन हो आपके मन में। बोल दीजिए आप। पक्का है? बोलो बोलो, सब जा रहे, टाइम जा रहा है। अच्छा तो जी, सी बाबू को लॉक किया जाए। सी बाबू पे ताला लगाया जाए, कह रहे हैं प्रकाश जी। सर 3 लाइफलाइन थी आपके पास, आपने उनका उपयोग नहीं किया, लेकिन सर बाबू सही हो गया है। कुंवर दिग्विजय सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जब 1952 में हेलसिंकी में भारत के स्वर्ण पदक जीता था जी, और उन्हें केडी सिंह बाबू कहा जाता था, और जगजीवन राम जिन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता था, भारत के पहले श्रम मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, और जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, एक चेतावनी के रूप में हम एक चीज़ बोलते हैं उनको कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। और अगला प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, उसको अगर आपने पार कर दिया तो निश्चित रूप से आज आप 3,20,000 रुपये ले जाएंगे। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
यदि आप कैम्बल बे, माउंट हैरियट या सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा कर रहे हैं तो आप किस स्थान पर होंगे? Which place would you be in if you are visiting the Campbell Bay, Mount Harriet or Saddle Peak National Parks? ऑप्शंस रख रहा हूं आपके सामने. A. अंडमान एंड निकोबार. B. पुदुचेरी. C. लक्षद्वीप. D. दीव. नेशनल पार्क्स. मालूम है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम. अच्छा, 3 लाइफलाइन है आपके पास. जैसे कि हमने चेतावनी कही थी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं. करना मुझे नॉट श्योर लाइफ लाइन का उपयोग करना. पे सैंडल पीक. लाइफ लाइन मान लेते. सर लाइफलाइन ले लेते हैं सर. लाइफलाइन शांत हो जाए डीजे बाबू. तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल. जी. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है. वोटिंग मीटर अपने हाथ में लीजिए और हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनकी मदद कीजिए. यदि आप कैम्बल बे, माउंट हैरियट या सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा कर रहे हैं तो आप किस स्थान पर होंगे? ए. अंडमान एंड निकोबार. बी. पुदुचेरी. सी. लक्षद्वीप या डी. दीव. और आपका समय शुरू होता है अब. हाँ. 59% दिया है ए को, अंडमान एंड निकोबार को. जी. 8% है बी, I think we should go 12% with है that. सी और 21% है We डी. should go with that. क्या करेंगे? सर वहीं जाते हैं, ए पे जाते हैं. ए अंडमान एंड निकोबार. ए. इसे lock अंडमान एंड किया जाए. निकोबार लॉक किया जाए. देखिए जाए जनता सही है कि नहीं. यस, दे आर राइट. वेल प्लेड. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें से कुछ इस क्षेत्र में देखे जाने वाले समृद्ध यानी कि नेशनल पार्क्स हैं. ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है. 3,20,000 हो गए हैं और एक चेक आता है इस समय. ये सर चेक. सर ये जो चेक जहां जाने वाला है इवेंचुअली उसके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो देवियों सज्जनों, ये जो चेक है ये बनाया गया है उस काज के लिए या उस फाउंडेशंस के लिए जहां पर ये डोनेट होगा. अक्षय, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये जो सर फाउंडेशन है जहां ये बताएंगे सर इंडियन पुलिस फाउंडेशन और करना इंडिया के बारे में. जी. सर प्रकाश जी आप बताएं कि देखिए, इंडियन पुलिस फाउंडेशन की स्थापना 2015 में की गई. इसलिए इंडियन पुलिस फाउंडेशन की स्थापना हुई कि पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जो भी कोशिशें होनी हैं, और ये कोशिशें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक ही नहीं सीमित रहेंगी बल्कि उससे ज़्यादा जाएंगी. पुलिस सुधार एक बड़ा व्यापक विषय है और हम लोग कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं. कुछ खास एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बता दें. जैसे औरतों के खिलाफ अपराध बहुत बढ़ रहे थे, जी हम तो हमने देश के करीब 6 राज्यों की राजधानियों में एक कॉन्फ्रेंसेस की, स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंसेस की, और उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसे कम किया जाए और कैसे उस पर नियंत्रण लाया जाए, इसके बारे में स्थानीय लोगों से बातें हुई और उसके लिए एक योजना बनी. इसी तरह फिर पुलिस में बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स के बारे में हम सोच रहे हैं. हमारा ये सोचना है कि बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिसको हम बिना सरकार के स्वीकृति के अपने स्तर पे कर सकते हैं. ये इसकी परमिशन मिलती है आपको करने के नहीं, लिए? बिल्कुल परमिशन. अब जैसे मोटी सी बात आपको बताएं, पुलिस थानों का वातावरण बदले, इसके लिए तो कोई परमिशन हमें नहीं चाहिए. सही कहा आपने. पुलिस थानों का वातावरण पीपल फ्रेंडली हो जाए. जो आदमी वहाँ पुलिस थाने में जाए उसको इस बात का विश्वास हो कि हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और दर्ज करने में कोई हमसे कोई मांग नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि. इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन एक प्रीमियर थिंक टैंक के रूप में उभर कर आवे और पुलिस धीरे धीरे अपने आप को एक जनता के सेवक के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर सके. ये हमारा उद्देश्य है. तो कर्म क्या है, करना क्या है? वही सर, ये एक एनजीओ हम लोगों ने बनाया है, लखनऊ में है, और ऐसे शुरू में तो हमने इसमें बहुत काम किया. इस समय हम 2 एक्टिविटीज़ मुख्य रूप से चला रहे हैं. लखनऊ में 4 स्कूल ऐसे हैं जहां एकदम गरीब वर्ग के लोग बच्चों को हम लेते हैं. ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं सकते और ट्यूशन लगा नहीं सकते. जी जी. भाई तुम आओ, हम तुमको ट्यूशन की मदद देंगे, और 3rd क्लास से 10th क्लास तक के बच्चे जो उन्हें ट्यूशन चाहिए, 1 टीचर या 2 टीचर रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं फ्री.
अब दो तीन चीजें इस खेल के बारे में बता दें। ये जो डीजे बाबू हैं जो समय टिक टिक करते रहते हैं, ये अब शांत हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी उसका नाम दिया हुआ है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। इसी के साथ एक और पड़ाव अब की बार रखा गया है 15वें प्रश्न पर 75 लाख का, वो भी खुल जाता है, धन अमृत पड़ाव। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न, अमूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, ये एक लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है जी। क्योंकि अगर ये दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। इससे पहले जहां भी आप खेल रहे थे अगर गलत हो गया तो आप वो खो देते थे धनराशि। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अक्षय बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि यहां से अब धीरे धीरे प्रश्न जो है थोड़े से और कठिन होते जाएंगे। जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर के आधार पर यह प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बीच की अवधि में इनमें से कौन सी घटना हुई थी? Which of these events occurred after the person on the left vacated the post of PM and before the person on the right took charge as PM? 84 वर्ड्स के बारे में। तस्वीर देख लीजिए, ये है वो तस्वीर। अरे नहीं, चरण सिंह और वीपी सिंह के कार्यकाल के बीच में। ये देख लिया होगा आपने कि प्रधानमंत्री कौन थे। जी। देख लीजिए। ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ए, रिलीज ऑफ शोले। अरे बी, पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट। सी, वाजपेयी के टाइम। फर्स्ट मोबाइल फोन कॉल इन इंडिया। डी, राकेश शर्मा ट्रेवल्स टू स्पेस। शोले फिल्म रिलीज हुई, पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत में पहला मोबाइल कॉल, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए। इंदिरा गांधी जी थी। सब इंदिरा गांधी जी थी। बिफोर विच तो इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी से क्या मतलब? चित्र में दिखाए गए दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बीच की अवधि में एक मिनट। इनमें से कौन सी घटना हुई थी? पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। पहला मोबाइल कॉल, शर्मा अंतरिक्ष में गए। मेरे ख्याल में 2 कार्ड 50-50 लिया जाए। आई एम नॉट श्योर। ठीक है सर, 50-50 लेते हैं। 50-50 करेंगे, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि हमने आपको बताया था, ये लाइफलाइन लेने से जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सी बचा है और डी बचा है, फर्स्ट मोबाइल फोन कॉल इन इंडिया। डी, राकेश शर्मा ट्रेवल्स टू स्पेस। यही करता। बोल दो सर, आप लकी हो, आप बोलो। आई एम नॉट श्योर। बट यू हैव टू टेक अ रिस्क। You have to take a risk. ये नहीं किसी से पूछ लें एक्सपर्ट्स। नहीं, अभी छोड़ देते हैं। हाँ बोलो। बोलिए, हमें तो आई एम नॉट श्योर। मैं बोल सर, डी, राकेश शर्मा ट्रेवल्स टू स्पेस। इसे लॉक कर। डी, राकेश शर्मा ट्रेवल्स टू स्पेस। डी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, आपको मालूम है राकेश शर्मा कब गए थे स्पेस में और कौन प्रधानमंत्री था उस समय? इंदिरा गांधी जी थी। इसीलिए हम पूछे थे, एक का कार्यकाल समाप्त, दूसरे का आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चौधरी चरण सिंह बाएं तरफ 1979 से 1980 के बीच प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 के बीच प्रधानमंत्री।
राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। ये प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुआ था। शोले 1975 में रिलीज हुई। भारत में पहला मोबाइल फोन या कॉल 1995 में था और पहला पोखरण परीक्षण जो था वो 1974 उसमें हुआ था। ऑलराइट, अब खेल की ओर बढ़ते हैं आगे। 12वां प्रश्न आ गया है। 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लिसोतो देश पूरी तरह से किस अन्य देश से घिरा हुआ है? द कंट्री ऑफ लिसोतो is completely surrounded on all sides by which other country? A. Egypt. B. South Africa. C. Nigeria. D. Namibia. मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या नामीबिया? तो ये भी समुद्र है। नाइजीरिया, नामीबिया, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत अब नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। डाउटफुल। क्या चल रहा है आपके मन में? लाइफलाइन ले लीजिए, फिर आगे कुछ नहीं बचेगा। कोई बात नहीं। कोई ऑप्शन चल रहा है आपके मन में? देखिए, साउथ अफ्रीका तो एक साइड पे समुंदर है, तो मेरे हिसाब से इजिप्ट के भी एक साइड पे मेडिटेरेनियन है, वो कहाँ से घेरेगा किसी को? नाइजीरिया हुआ या नाइजीरिया और नामीबिया में कोई होना चाहिए। नामीबिया, नाइजीरिया, नामीबिया तो ले लेते हैं सर। एक ले लीजिए। आप और मैं दोनों हमेशा रिस्क लेते हैं, एक लेते हैं एक रिस्क। मेरे ख्याल में लाइफलाइन उचित होगा। जी, लाइफलाइन है, ले लीजिए। ऑलराइट, तीसरी और आखिरी लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और यहाँ आने से पहले आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे और उनसे प्रश्न पूछना चाहते थे। तो वो 3 नाम ये हैं, आनंद रंगनाथन है, पंकज कुमार सिंह है और अभिनव कुमार। किन से बात करेंगे प्रकाश जी? रंगनाथन कितने जानकार हैं? साइंटिस्ट है, ज्योग्राफी तो नहीं है ना? पता लगा लेंगे। पंकज कुमार सिंह को लगाइए फोन। ओके, पंकज कुमार सिंह जी को फोन लगाया जाए। ये आपके सुपुत्र है और डीजी ऑफ बीएसएफ भी है। पंकज कुमार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार आपको। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल कुशल मंगल है साहब, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। पंकज जी, हमारे सामने प्रकाश जी बैठे हैं और साथ में अक्षय कुमार, और इस खेल में एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने लाइफलाइन ली है, आपसे संपर्क किया है और वो आपसे जानना चाह रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अगली आवाज होगी प्रकाश जी की और वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं, ABCD जी। और जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। जी तैयार हो जाइए। अगली आवाज प्रकाश जी की और आपका समय शुरू होता है अब। पंकज, सवाल ये है कि लेसोथो कंट्री इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय व्हिच अदर कंट्री? 4 ऑप्शंस है, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, नामीबिया। इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, नाइजीरिया एंड नामीबिया। नाइजीरिया, कौन सा देश है जो लेसोथो देश को चारों तरफ से घेरता है? Can you just give the options once again? लेसोथो, LESOTHO। ठीक है, वो ठीक है। कंट्रीज? इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, नामीबिया। I think साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। क्या करना चाहेंगे? उन्होंने कहा है बी, साउथ अफ्रीका। जी सर, जाते हैं साउथ अफ्रीका। जाएंगे? चलिए लॉक कर दे। लॉक कर दे सर। बी, साउथ अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। थैंक यू पंकज। थैंक यू।
लिसोतो सभी ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। ये केरल राज्य से थोड़ा सा ही छोटा है ये देश। Okay. अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। कोई बात नहीं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ऐतिहासिक घटना के दौरान किए गए कार्यों के लिए पहला अशोक चक्र प्रदान किया गया था? For actions during which of these historical events was the first Ashok Chakra awarded? Options: A. Liberation of Goa. B. Bangladesh War. C. Siachen conflict. D. Liberation of Hyderabad. बांग्लादेश में गोवा की मुक्ति, हैदराबाद तो नहीं हो सकता। बांग्लादेश युद्ध, सियाचेन संघर्ष, हैदराबाद की हैदराबाद नहीं हो सकता। हैदराबाद नहीं हो सकता। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती। हुआ बहुत पुरानी बात है। एक चीज और आपको बता दें, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। गलत हो गया यहां पर तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। सही हो गया तो खैर 25 लाख तो आप जीत ही जाएंगे, लेकिन किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकते हैं और 1250 आप जीत रहे हैं। सबसे पहले तो गोवा हुआ था। नहीं, गोवा के पहले हैदराबाद हो गया था। गोवा 61 में हुआ। सियाचिन कब हुआ था? सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रही है। वो तो चल रही, लेकिन शुरू कब हुआ था? सबसे पहले देखिए, बांग्लादेश तो 71 है, गोवा 61 है, तो सियाचिन और लिबरेशन ऑफ हैदराबाद ये पुराने हैं। सी और डी में है। लिबरेशन ऑफ हैदराबाद पुलिस एक्शन भी हुआ आप था। बोलिए सर। 320 पे हम नहीं जाना चाहते। अरे लेकिन कोई बात नहीं, आप बोलिए। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट तो सर काफ़ी शुरू में हो गई थी। उसका शुरुआत कब हुई थी? एक आर्मी, इंडियन आर्मी ऑफिसर ने जाके ही सरप्राइज द पाकिस्तानीज एंड कैप्चर्ड सियाचिन, एस्टैब्लिश्ड इंडियन अथॉरिटी ऑफ सियाचिन। Liberation of Hyderabad was soon after independence. Soon after independence, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 320 पे। सोचिए फाउंडेशन में जितना धनराशि वो कम हो जाएगी। सर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद करते हैं it सर। happened immediately after independence. It happened. हाँ, तो लिबरेशन ऑफ हैदराबाद कर लेते हैं। लिबरेशन ऑफ हैदराबाद चलिए साहब कर लेते हैं, देखा Alright. जाएगा। हाँ, उंगली हम भी घुमाए बैठे हैं। डी लिबरेशन ऑफ हैदराबाद पे ताला लगाया जाए। सर ये सही हो गया। $25 लाख रुपए जीत गए आपने। मान्यवर, ये जो घटना थी ये ऑपरेशन पोलो था। चलिए सर। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए चलाया गया अभियान था। हवलदार बचित्तर सिंह और नायक नर बहादुर थापा दोनों को 1948 में ऑपरेशन पोलो के दौरान वीर गति प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। ऑलराइट सर, ये हुटर बजता है खेल की समाप्ति के लिए। तो सबसे पहले तो आप दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप दोनों आ जाए। और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हुई प्रकाश जी, आपके मुख से हमने सुनी। अक्षय ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इसी तरह आपको तरक्की मिलती जाए। अक्षय, ये जो आपने 25 लाख रुपए जीते हैं ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी। आपके फाउंडेशन का नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 25 लाख रुपए दाब देंगे। ये देखिए, और इसको दबाया, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी वक्त ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई।
ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। आज देश प्रेम में रंग कर हम सबको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हमें विश्वास है कि जब तक भारत में प्रकाश सिंह जी जैसे वीर पुत्र है, तब तक आने वाला हर साल एक अमृत महोत्सव होगा। फिनाले वीक का जश्न कल भी जारी रहेगा, जहां आने वाले हैं नए भारत के चेहरे, जिन्होंने अपनी सोच से नए भारत के सूरज को रोशन किया है और न जाने कितने सपनों को पंख दिया है। और वो है इस देश के उभरते एंटरप्रेन्योर्स, जो कल बनने वाले हैं हमारे फिनाले वीक का हिस्सा। आपसे और उनसे हम मिलेंगे कल, जब देश के पसंदीदा शार्क्स इस मंच पर आएंगे तो खुशियों में कितना मुनाफा होगा, ये हम देखेंगे कल। इन जितने भी शार्क्स हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में देखिएगा इसे अवश्य। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस। प्लीज अभी आएंगे सबके पास और तस्वीर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फोटो लेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, thank you. Thank you so much, thank you. Thank you very much. Thank you so much, audience. Thank you. Thank you very much, audience. Thank you, audience.